जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों के भारत को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी मूड है या नहीं। चुनाव लड़ने से पहले ज्यादा जरूरी है आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। सांसद महोदय, इसमें वीडियो में वो कह रहे हैं कि पहले तो हम गंगा के पास जाते थे, आज गंगा हमारे पास घर पे आ गई है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो फर्रुखाबाद के इतिहास में? ये पहला ऐसा मौका और पहली ऐसी सरकार है, अगर सरकार के विरोध में आप प्रदर्शन करोगे तो आपको जेल की सलाख। राजनीति में आने का मकसद वजह है क्या? राजनीति में आने का मकसद मेरे जैसे गरीब और साधारण किसान परिवार के बच्चों को देश की बुलंदियों तक, आकाश की ऊंचाइयों तक। जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो रहा था और मैं फीस नहीं जमा कर पा रहा था, और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर साहब ने कहा कि हमने तुम्हारा लोन कर दिया है, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। नमस्कार, सिटी पत्रिका 24x7 के प्राइम शो सिटी वाणी जनता के सवाल एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, जिनका बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन आज एक मशहूर और एक ईमानदार कैंसर सर्जन हैं। गरीबों के मसीहा जो लक्ष्य हॉस्पिटल के मालिक हैं, उनकी सोच हमेशा से ये रही है कि अपने समाज के गरीब तबके की हमेशा मदद करते हैं। लाखों दिलों की धड़कन, गांव में अपनी खास पहचान रखने वाले, जनता के सांसद कहे जाने वाले डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी का स्वागत है। खैर मकदम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको सिटी पत्रिका 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले इस टीम को और इस टीम के जितने भी जो ऑडियंस हैं, व्यूअर हैं, उन सबको प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले हम जानेंगे आपके बचपन से लेकर अब तक की आपकी जिंदगी की कहानी आपकी जुबान। बचपन से अब तक की अगर कहानी कहा जाए तो बचपन में जहां मैंने महापुरुषों को पढ़ा, और महापुरुषों की अगर बात आए तो मैं सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले को याद करना चाहूँगा, ज्योतिबा फुले जी को याद करना चाहूँगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को याद करना चाहूँगा, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के साथ में छत्रपति साहू जी महाराज जी को याद करना चाहूँगा। और इन महापुरुषों के साथ जिनको मैंने देखा, उनको भी मैं सबसे ज़्यादा सम्मान देना चाहूँगा श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनकी बदौलत आज एक साधारण गरीब और किसान परिवार का बेटा, जहां आज बच्चे सपने देखते हैं कि हम बड़े डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, लेकिन ऐसे सपने को साकार करने वाले इस सदी के भगवान श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और याद करके बस मैं ये कहना चाहूँगा, इन महापुरुषों के जो संघर्ष था, उस संघर्ष से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। और बचपन मेरा एक ऐसे गांव में जन्म हुआ, आज़ादी के इतने साल बाद हो गए, आज अब जाके रोड बन पाए हैं। मुझे याद है कि बचपन में इन बरसात के जो दिन चल रहे हैं, बरसात के दिनों में अगर हम अपने गांव से चारों तरफ जाएं, चाहे पूरब जाएं, चाहे पश्चिम जाएं, चाहे उत्तर जाएं, चाहे दक्षिण जाएं, एटलीस्ट कम से कम 12 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता था, और जिधर भी जाते थे तैरते हुए निकलना पड़ता था। तो ऐसा मेरा बचपन गुजरा। और यकीन मानिए, क्लास 9th में जब मेरा एडमिशन गन्नौरवाड़ा HN इंटर कॉलेज में हुआ, तो सबसे पहले मैंने ट्रेन देखी थी। तो मेरा बचपन बिल्कुल गांव के बच्चों की तरह हुआ है। कैसे सपना आया कि डॉक्टर साहब, ये हम बचपने से ये सोच कि हम डॉक्टर बनेंगे और लोगों की सेवा करेंगे? इस चीज़ के लिए मैं अपने माँ बाप को श्रेय तो देता ही हूँ, लेकिन माँ बाप के साथ में हमारे चाचा स्वर्गीय डॉक्टर राम कुमार साक्य जी, जो मेरे परिवार में एक डॉक्टर थे और गांव में सारे गरीब लोगों का इलाज किया करते थे।
और बचपन में चाचा ने मुझसे कहा था कि तुम्हें एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, और चाचा ने मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हें कोई सुई तक नहीं लगानी है, सुई तभी लगाओगे जब तुम एमबीबीएस बन जाओगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पूरे एमबीबीएस में पीरियड के दौरान जब मैं पास आउट हो गया और इंटर्नशिप में जब किया, तब मैंने पहली बार सुई लगाई, क्योंकि हमें अपने चाचा का वो वचन याद था कि जो चाचा ने कहा था कि सुई लगाने से डॉक्टर नहीं बनते हैं। गांव में अमूमन बच्चे अगर सुई लगाना सीख जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ डॉक्टर बन गए, लेकिन सही मायने में हमारे चाचा ने जो हमें जो रास्ता दिखाया और उनके बताए रास्ते पर हमने चलने का काम किया, और उन्होंने जो रास्ता जो तय किया था वो वही महापुरुषों ने तय किया। मैं कह सकता हूं कि हमारे गांव में कोई विद्यालय नहीं था। मेरा जब प्राथमिक शिक्षा शुरू हुई, मेरे चाचा ने मेरे लिए गांव में एक विद्यालय खुलवाया, और जहां दूसरे गांव के बच्चों को जो अंग्रेजी की पढ़ाई 6th क्लास में मिलती थी, मुझे पहली क्लास से गांव में इंग्लिश की पहली पढ़ाई फर्स्ट क्लास से शुरू हो गई। तो ये कह सकते हैं कि हमारी पढ़ाई का जो रास्ता है, हमारे माता पिता के साथ हमारे चाचा ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। बचपन ही से गोल फिक्स था कि आपको डॉक्टर बनना है। जी बिल्कुल। अब हम जो हमारा प्रोग्राम है सिटी वाणी जनता के सवाल, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जनता के सवाल हमारे पास आ चुके हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करते हैं। बेशक। पहला सवाल है जी, फर्रुखाबाद जिले से लोकसभा का ही चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का भी चुनाव लड़ने का मूड है? अगर मौका मिले तो किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये सवाल है साकिब अली जी का, और इससे ही मिलता जुलता सवाल है आने वाले समय में एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे या फिर लोकसभा का इंतजार देखेंगे? मिर्जा अनस जी का ये सवाल है। साकिब जी और मिर्जा अनस जी के साथ में आप सबको इस सवाल का जवाब ये है कि आज सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य के बनने से ज्यादा जरूरी आज के जो परिवेश है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो क्रिएट कर दिया है, उस पे हमें लगाम करने की जरूरत है। विद्यालयों को मर्ज करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव के तमाम बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनको विद्यालय में जाने से रोकती है, और विद्यालय में प्रवेश के नाम पर उनको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए तमाम सारी प्रोसेस। अब सोचिए कि किसी गांव में अगर मालूम पड़े कि प्रधान से और उस व्यक्ति का झगड़ा है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बन पाएगा, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, जब जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा तो उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी मुद्दे एक शिक्षा का मुद्दा हो गया, और शिक्षा के साथ में तमाम ऐसे मुद्दे हैं समय समय पर, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो गया। आज हमारे गांव का युवक देश की सेनाओं में सबसे ज्यादा काम करने वाला कोई है तो वो किसान का बेटा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों का बिल्कुल भी विकास नहीं चाहती। मैं कह सकता हूं कि कभी ये जो हमारे गांव के बच्चे जो गांव की पगडंडियों पर दौड़ लगाते थे और सेना में भर्ती हो जाया करते थे, अग्निवीर योजना के नाम पर, 4 साल की अग्निवीर योजना के नाम पर हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी जो 74 साल के होने वाले हो गए हैं, वो भविष्य में फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन गांव का बच्चा जो 20-22 साल का है वो 24 साल के बाद में इस देश में दोबारा नौकरी नहीं कर सकता। तो ये दुर्भाग्य है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा किसानों का आपको याद ही है, किसानों का जो मूवमेंट चला पहले दिल्ली में, मूवमेंट किसानों के लिए, जो जब इस देश में 3 काले कानून लगाने का काम किया गया, तो उसके बाद में सरकार जागने का काम किया, और यही जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश में कहा कि तुम विद्यालय बंद करने का काम करो और हम पीडीए पाठशाला खोलने का काम करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जब पीडीए पाठशाला इस उत्तर प्रदेश में खुलने लगी तो सरकार को झुकना पड़ा, और विद्यालय मर्ज होने के नाम पर उन्होंने विद्यालय को पुनः चालू करने का काम किया है। लेकिन अभी भी जो विद्यालय 1 किलोमीटर की रेंज में नहीं है, वहां पर व्यवस्था नहीं है। और रही बात फर्रुखाबाद की, ये चैनल हमारा सिटी न्यूज फर्रुखाबाद का चैनल है, जनता के संवाद हैं। आज मैं कह सकता हूं कि फर्रुखाबाद में गंगा में कितनी बाढ़ आई है। 2011 के बाद से भयानक स्थिति इस बार की है।
कल मेरा अमृतपुर विधानसभा में कार्यक्रम है। अमृतपुर विधानसभा में लोग अपने घरों तक जाने के लिए मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे, अभी कल मालूम पड़ा है कि 2 बच्चे अपने रोड से जा रहे थे और पानी में बह गए, बाइक फिसली और पानी में बह गए और हमेशा हमेशा के लिए वो चले गए। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं, एक विधायक, सांसद और विधान परिषद से ज्यादा इन मुद्दों पर ध्यान देने की बात है। और डॉक्टर नवल किशोर शाह उस परिप्रेक्ष्य के अलावा इस परिप्रेक्ष्य पे ज्यादा ध्यान करने के लिए, ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर है। चुनाव लड़ने का मूड है या नहीं? मैं वही तो बता रहा, चुनाव लड़ने से पहले ज्यादा जरूरी है आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके लोकसभा चुनाव में आपने आरोप लगाया था जी कि आपके साथ बेईमानी हुई है जी। और माननीय सांसद जी कहते हैं सपा के नेताओं ने मुझे जीतने के बाद बधाई दी और बाहर आकर विरोध करने लगे। आखिर क्या मामला था, हमारी जनता जानना चाहती है। मैंने चुनाव के टिकट डिक्लेरेशन होने से और वोट पड़ने के बाद, वोट पड़ने और वोट पड़ने के बाद रिजल्ट आने तक का हमने हर चीज को अपनी आकलन किया था। बात अगर हम चुनाव की वोट पड़ने की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले तो हमारे 32,000 वोट अलीगंज विधानसभा से काट दिए और इस बात को न्यूज लॉन्ड्री ने पूरे भारत देश में दिखाने का काम किया। वरिष्ठ यूट्यूब चैनल ध्रुव राठी जी ने भी उस चीज को अपने चैनल पर कोट करने का काम किया। और मैं कह सकता हूं कि जिस दिन वोट पड़ रहे थे अलीगंज विधानसभा के परशुपुर, बिनौरा और नगला गंगी में जिस तरह से जो हमारे यादव समाज के वोट थे उनको भयभीत किया गया, उनको लाठी और डंडों से शुरुआत में मारा गया। और मैं कह सकता हूं नगला गंगी के समस्त गांव के लोगों को भी कदरागंज बूथ पर वोट नहीं डालने दिया गया। तो 3 से 4 हजार वोट तो डिस्टर्ब हमारे वहां किए गए और तमाम ऐसी शिकायतें आई जहां पर हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। और वोट डालने के बाद जब रिजल्ट निकलता है तो जब वोट का, जब डिक्लेरेशन का रिजल्ट निकलता है तो सबको पता था कि डॉक्टर नवल किशोर जीत गया। और हमने खुद काउंट किया था कि हम लोग 5700 वोट से चुनाव जीत गए थे। लेकिन 1 घंटे के बाद देखते हैं कि चुनाव में 2000 वोटों से हम लोगों को हराने का काम कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम लोगों को चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हराने का काम किया है। और रही बात सांसद जी की, हम उनके आरोपों को पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। हम कह सकते हैं कि सारे समाज के लोगों ने और सारे समाजवादी पार्टी के नेतागणों ने उस चुनाव को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की और सही मायने में हम लोगों को जिताने का भी काम किया। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा आप प्रत्याशी रहे हैं, आपने मुस्लिम और यादव समाज से दूरी क्यों बनाई, ज्यादा तरजीह नहीं दी? क्योंकि इनको लगता था ये दोनों जातियां समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगी। हमें लगता है इन दोनों समाज ने आपको वोट तो दिया लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम नहीं किया क्योंकि आपने उन्हें तरजीह नहीं दी। यह भी एक कारण है आपकी हार का। इसको कैसे देखते हैं? ये सवाल उठाया है एडवोकेट तौसीफ अली जी ने। वकील साहब ने जो क्वेश्चन उठाया है, मैं तो यही कहूंगा कि मैंने अगर अपनी कम्युनिटी पे अगर और ज्यादा ध्यान दिया होता, ये बेशक ये समाजवादी पार्टी और पीडीए परिवार है लेकिन उनका आरोप निराधार है। मैंने बहुत ज्यादा समय मुस्लिम समाज पर भी दिया, यादव समाज पर भी दिया और अपने समाज पर भी दिया। लेकिन सही मायने में अगर कहा जाए कि इन दोनों कम्युनिटी पे अगर मैंने कम दिया होता और अपनी कम्युनिटी पे ज्यादा दिया होता तो परिणाम कुछ और होते। और कौन कह सकता है कि नवल किशोर इन दोनों जातियों को प्रायोरिटी पे नहीं लेता है? आप उठा के इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं का भी कोई भी मूवमेंट हो, चाहे भी कोई भी घटना हो, मैं पीडीए समाज के साथ में, चूंकि मैं एक पेशे से डॉक्टर भी हूँ और एक डॉक्टर जहाँ हो जाता है तो उसकी फीलिंग एक अलग होती है। तो जहाँ भी कह रहा हूँ पीड़ित है वहाँ डॉक्टर नवल किशोर खड़ा है। तो ये जो इस तरह के आरोप लगाना निराधार है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, आपने अपने
चुनाव में फर्रुखाबाद के डॉक्टरों से एक भी मीटिंग नहीं की। अगर आप मीटिंग करते एवं विश्वास में लेते तो परिणाम कुछ और हो सकता था। ये भारत नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर रिजवान साहब का सवाल। डॉक्टर रिजवान साहब ने कहा है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। और मेरा पहला चुनाव था और हम कह सकते हैं कि हमें जहाँ जिन लोगों से मिलना चाहिए था उन लोगों से मैं नहीं मिल पाया, लेकिन मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं उन सब लोगों से मिलने का काम करूं। लेकिन हम कह सकते हैं कि चुनाव के दौरान और समय कम रहने की और अति व्यस्त होने के साथ मैंने उनको समय नहीं दे पाया। लेकिन भविष्य में अगर इस तरह का मौका मिलेगा तो ये पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको सांसद बनने का मौका मिलेगा तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा फर्रुखाबाद के विकास के लिए? फर्रुखाबाद के विकास में जहां मैं एक डॉक्टर हूं और हमारे घोषणा पत्र में भी सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि बेटर मेडिकल फैसिलिटी, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, और बेटर ट्रांसपोर्टेशन के साथ में गंगा एक्सप्रेस वे जो हमारा गंगा से 85 किलोमीटर दूर चला गया, 86 किलोमीटर दूर चला गया, वहां पर एक कॉरिडोर बनाना। क्योंकि हम कह सकते हैं कि आज फर्रुखाबाद में अगर रात में किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया तो फर्रुखाबाद में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है कि दिल के अटैक के मरीज को रात में बचाने का काम कर दिया जाए। मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या फर्रुखाबाद में कोई ऐसा अस्पताल है? नो। अगर किसी को भी दिल का अटैक पड़ गया तो उसकी मौत निश्चित है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन। आसपास के जितने भी जिले देख लो, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। फर्रुखाबाद में क्या कहानी है, अभी कंपिल से लेके जो अटैना घाट की तरफ है वो रोड जाम हो गया, बंद हो गया। गंगा से नीचे अगर हमें राजेपुर जाना है वो रोड बंद हो गया। हमें आगे बूढ़ी गंगा तक जाना पड़ेगा, तब दूसरे रोड से क्रॉस करके हमें राजेपुर जाना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, मुझे दुख हो रहा था कि यहाँ के माननीय सांसद महोदय, एक वीडियो है हमारे पास, चाहो तो हम दिखा दें उनको। एक वीडियो है जिसमें वीडियो में वो कह रहे हैं कि पहले तो हम गंगा के पास जाते थे, आज गंगा हमारे पास घर पे आ गई है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो फर्रुखाबाद के विकास की? अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना सुधार करेंगे एवं कैसे करेंगे? ये बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट सलीम राजा जी का सवाल। वकील साहब का जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर हमें काम करना होगा स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य के लिए हमें कम से कम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फर्रुखाबाद में देना पड़ेगा और एक ट्रॉमा सेंटर देना पड़ेगा, जहां इमरजेंसी की कोई भी व्यवस्था अगर होगी, इमरजेंसी का कोई भी मरीज है तो उसका तत्कालिक रूप से इलाज हो सके। और चूंकि मैं पेशे से कैंसर का डॉक्टर हूं, हमारी कैंसर की सर्जरी में कोई भी इलेक्टिव इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती, हमारी इलेक्टिव सर्जरी होती है। और हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने जहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में काम किया और MBBS में भी पढ़ाई किया, और हम ऐसी जगह से पढ़ाई किए हैं जहाँ से बेसिक स्टार्टिंग थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम बता नहीं सकते, जब हम बन जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जिंदगी में अतिशयोक्ति में कभी नहीं जीता, मैं जिंदगी में हमेशा वर्तमान में जीता हूँ। अपने लेवल पर मैं कह सकता हूँ कि जहाँ हम कैंसर हॉस्पिटल, लखनऊ में हमारा हॉस्पिटल है और कायमगंज में हॉस्पिटल है। आज कैंसर सर्जरी की अगर बात किया जाए तो ओरल कैंसर सर्जरी के बारे में 10 से 15 लाख रुपए लगने लगे, लेकिन अपने यहाँ अस्पताल में जो भी आता है उसका भी इलाज होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसका भी इलाज होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो इस समय बहुत चर्चा में मुद्दा चल रहा है। वोट चोरी पर आपकी प्रक्रिया एवं आप इसको कैसे देखते हैं? जो वोट चोरी पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, देश के इतिहास में ये पहला ऐसा मौका और पहली ऐसी सरकार है। अगर सरकार के विरोध में आप प्रदर्शन करोगे
तो आपको जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है? अकेला भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर ईवीएम से वोट डाले जाते हैं। बात चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरे जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां पर वोट आज भी बैलेट से डाले जाते हैं। तो जब इनको, मैं तो यही कहूंगा, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा है, उनकी बात में अपनी बात को जोड़ते हुए मैं तो यही कहूंगा कि जब आप सत्य हो तो सत्य को दिखाने में आपको परेशानी क्या है। और तमाम एफिडेविट की जब बात की गई कि आप एफिडेविट दीजिए, समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एफिडेविट की रिसीविंग कल अपने फेसबुक के पेज से ढेर सारी दिखा दी। तो मैं तो कहता हूं कि चुनाव आयोग इस चीज को संज्ञान में ले, और जिस तरह से चुनाव आयोग पहले हुआ करता था, पहले के जमाने में जो चुनाव आयोग था, निष्पक्ष चुनाव आयोग रहता था, मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि चुनाव आयोग के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, सीईओ हैं, वो चुनाव आयोग के प्रति लोगों की कैसे और विश्वसनीयता बढ़े और लोगों का चुनाव के प्रति कैसे और भरोसा बने, ऐसी पॉलिसी बनाए। और चूंकि बिहार में जो चुनाव हो रहा है, जहां पर एसआईआर के नाम पर 65 लाख से ज्यादा वोटों को काटने का काम किया है, उसको जो वोट कट रहे हैं उसको डिक्लेयर करने का काम करें, उसको प्रदर्शित करने का काम करें, और दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करें, ताकि लोगों का भरोसा चुनाव आयोग पर बना रहे। आप मानते हैं वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल, बेशक। अगला सवाल और लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या लगता है 2027 में अखिलेश यादव जी की वापसी होगी? मैं फिर कह रहा हूं, जहां पत्रकार साथियों की जिम्मेदारी है, किसान भाइयों की जिम्मेदारी है, नौजवानों की जिम्मेदारी है, छात्रों की जिम्मेदारी है, अगर इन सभी उत्तर प्रदेश के लोगों को, जैसे उत्तर प्रदेश पहले विकास के रास्ते पर चल रहा था, जैसे हमारे गांव के बच्चों को पहले से शिक्षा मिल रही थी, जैसे किसानों के उनके ब्याज माफ हो रहे थे और ब्याज माफी होकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, अगर प्रदेश में इस तरह का माहौल देखना चाहते हो तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को लाना हम सबकी मजबूरी होगी। और मैं कहता हूं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे नवल किशोर फिर से सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, विधायकी का लड़ेंगे, लेकिन हम कह सकता हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर बनाना है मुझे, तो उनके लिए सारी चीज कुर्बान करते हुए उनके जो बताए रास्ते हैं उस पर चलने का हम लोग काम करेंगे, और समाजवादी झंडे को लेकर और पीडीए की आवाज को लेकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इस प्रोग्राम का मेन हिस्सा है जो हम रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो रैपिड फायर क्वेश्चन शुरू करें। ऑफ कोर्स। राजनीति में आने का मकसद, वजह क्या है? राजनीति में आने का मकसद मेरे जैसे गरीब और साधारण किसान परिवार के बच्चों को देश की बुलंदियों तक, आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। आपका रोल मॉडल कौन है सामाजिक रूप में? आदरणीय अखिलेश यादव जी। लखनऊ या फर्रुखाबाद, किससे ज्यादा लगाव? लखनऊ या फर्रुखाबाद, किससे ज्यादा लगाव? दोनों से। दोनों से बराबर? बराबर। अगर सांसद बने तो पहला कदम कौन सा उठेगा? पहला कदम स्वास्थ्य के लिए, जहां पर स्वास्थ्य की कमी में लोग मर रहे हैं तो उनको बचाना पहली प्रायोरिटी रहेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार, आपकी पहली प्राथमिकता? शिक्षा। युवाओं के लिए एक लाइन का मैसेज। एपीजे कलाम साहब कहा करते थे, जिंदगी में जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। बड़े सोचने के लिए किसी साहूकार के घर पर हमें लोन लेने जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए जीवन में जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो रहा था और मैं फीस नहीं जमा कर पा रहा था, और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर साहब ने कहा कि हमने तुम्हारा लोन कर दिया है, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था। राजनीति सेवा का मंच या पावर का खेल? सेवा। सेवा का मंच। फर्रुखाबाद की सबसे बड़ी समस्या? फर्रुखाबाद की सबसे बड़ी समस्या लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी
और सबसे बड़ी समस्या फर्रुखाबाद की है गंगा, जो गंगा के पास में जो गंगा एक्सप्रेस वे निकल के जा रहा था, अब कॉरिडोर लाइन बनाना। अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो गंगा के पास में यहाँ से लेके शाहजहांपुर के जितने भी हमारे गांव आते हैं उनकी सारी की सारी फसलें बर्बाद हो गई। और ये अब से नहीं, पता नहीं माँ गंगे जब से आई होगी तब से बर्बाद हो रही है, होती चली आ रही है। अपनी पार्टी का सबसे मजबूत पॉइंट और विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी, आपकी जो पार्टी के विपक्ष है, हालांकि वो सत्ता में है, लेकिन आपकी पार्टी के विपक्ष का एक कमजोर पॉइंट और अपनी पार्टी का मजबूत पॉइंट। मेरी पार्टी की ताकत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पीडीए समाज, और विपक्ष खासकर भारतीय जनता पार्टी, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों के भारत को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी। चुनावी प्रचार में सबसे मजेदार अनुभव क्या? किसी के घर जाता था और लोग कहते थे तुम डॉक्टर नवल किशोर हो, पीपल आर सरप्राइज। वो सरप्राइज होते थे कि मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ, साधारण हूँ। वो सोचते थे कोई भारी भरकम डॉक्टर होगा, लेकिन उन्हें लगता था कि उनके घर का बेटा है। जीत हार से आपके लिए ज्यादा अहम क्या है, इज्जत या पद? मान और सम्मान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहां मान और सम्मान है वहां जीत तो निश्चित ही है, और जीत और हार ये जिंदगी के दो पहलू हैं। सिटी वाणी शो को एक शब्द में कैसे परिभाषित करेंगे? जैसा कि इसका नाम है सिटी वाणी, एक तो वाणी का मतलब होता है मधुर, और मुझे लगता है कि सिटी की आवाज जब मधुर निकलेगी तो इसको सारे लोग सुनने का काम करेंगे। हम डॉक्टर साहब एक पर्सनल सवाल करेंगे जी कि आपका हॉस्पिटल एक लक्ष्य हॉस्पिटल कायमगंज में है और लखनऊ में भी आप पेशेंट देखते हैं, क्या सुविधा रहती है, क्या प्रक्रिया रहती है आने की, और क्या हेल्प मिलती है मरीजों को, पेशेंटों को? कायमगंज में जहां पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर प्रत्येक इतवार और सोमवार मैं अवेलेबल रहता हूँ। किसी भी मरीज से देखने का आज तक मैंने कोई पैसा नहीं लिया, और कायमगंज में जनरल सर्जरी के सारे ऑपरेशन होते हैं। मतलब ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनकी मेरे जाने के बाद आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक तरह से स्क्रीनिंग सेंटर भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे जिलों से यहाँ पर मरीज आते हैं, और वो मरीज आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, और जिनके पास मैं कह सकता हूं कि बीमारी से वो परेशान इतना हो चुके होते हैं कि उन्होंने सोच लिया होता है कि अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और लोग उनको बताते हैं कि डॉक्टर नवल किशोर के अस्पताल में अगर चले जाओगे तो आपको 100% वहां पर इलाज मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो हमारे पास जो नंबर, दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, कि मैं जो कैंसर, ओरल कैंसर का डॉक्टर हूं, और ये ओरल कैंसर की डिसीज है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में होती है। लोग गांव के मजदूर है, तम अपना मजदूरी कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, बीड़ी खा रहा है, बीड़ी पी रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कायमगंज में स्क्रीनिंग पॉइंट है, और यहाँ से फिर मैं मरीजों को रेफर कर देता हूँ लखनऊ में आइए, और लखनऊ में भी बेहद कम रेट्स पर मैं उनके ऑपरेशन करने का काम करता हूं। और ऑपरेशंस के बाद में, चूंकि मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रहा हूं, हमारे बहुत सारे कलीग्स अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, तो मैं उनको फ़ोन करके अपने गांव के मरीजों की मदद कराने का काम करता हूं। और लखनऊ में भी उनके रहने के लिए, खाने के लिए जितनी व्यवस्था हो सकती है, वो सारी की सारी व्यवस्था ऐसे करता हूँ जैसे जो भी मरीज है वो मेरे अपने घर का मरीज है, और उसका इलाज भी मैं वैसे ही करता हूं जैसे मैं अपने घर के मरीज की तरह करूं। एक हैशटैग डॉक्टर साहब के लिए है, जिसका कोई नहीं उसके डॉक्टर नवल किशोर साहब जी। थैंक यू। हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे, एक लास्ट संदेश? दर्शकों को मेरा यही संदेश है कि सिटी वाणी न्यूज़ है, इसको बढ़िया से सुने और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो जनता की आवाज़ है जनता तक पहुंचने का काम करे। तो ये थे हमारे मेहमान डॉक्टर साहब
ने कितने दिल से जवाब दिए ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि यह सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला, क्योंकि सिटी वाणी है जनता की आवाज। सिटी पत्रिका 24x7 के शो को इतना प्यार देने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। जुड़े रहिए सिटी पत्रिका 24x7 के साथ। नमस्कार। नमस्कार।